हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका यथार्थ लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ और जो जीएस की सीरीज चल रही थी उसमें फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। और आपको जो ये पार्ट 6 दिखाई दे रहा है, इसके बाद जो है आपके जो पार्ट 5 तक 1 से लेकर के आपको अगर वीडियो देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके सर्च करके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना आगे बढ़ाते हैं, इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए 14 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी है 5 जून यानी 5 जून। ठीक, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 16 अक्टूबर। ठीक है, अगर हम बात करें इसके साथ, अगर हम दिवस की बात करें तो इसमें आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट दिवस ये पूछा जाता है कि ओजोन दिवस के बारे में। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप देखिएगा 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से आपका दिवस से 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम 2 पे पहुंचते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन। अगर हम बात करें निम्न में से सबसे हल्की गैस के बारे में पूछ रहा है तो इसमें जो सबसे हल्की गैस है आपकी वो हो जाएगा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को हम भविष्य के ईंधन के रूप में भी जानते हैं। कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो वो होता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, भविष्य का ईंधन तो क्या है आपका, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा एंड ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अगर हम विक्रम साराभाई की बात करें तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है किसे, विक्रम साराभाई को। ठीक, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है। और अगर हम यहाँ से आपको एक और फैक्ट बता दें, अगर यहाँ से पूछे कि इसरो की स्थापना कब की गई थी, तो जो इसरो की स्थापना की गई थी दोस्तों, ये की गई थी 1969 में। ठीक है, कब की गई थी, 1969 में। एक सेकेंड, इसरो की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1969 में। ठीक, और इसके जो जनक हैं इसरो के कौन है, विक्रम साराभाई। अगर हम इसरो की फुल फॉर्म की बात करें, कई बार इसरो के फुल फॉर्म के बारे में पूछ लेता है, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसकी स्थापना 1969। अगर हम बात करें भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी, भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो ये क्या गया था 1972 में। ये दोनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसरो की स्थापना 1969 एंड भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1972 में। भारतीय अंतरिक्ष विभाग के जो है वो पिता यानी जनक किसे कहा जाता है, विक्रम साराभाई को। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नई दिल्ली एंड ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो जो हमारा राष्ट्रीय जो सर्वेक्षण विभाग है वो जो उसकी स्थापना कहाँ की गई है? देहरादून में। ठीक है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, कहाँ है ये? देहरादून में है। ठीक है, अगर हम नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान है वो कहाँ है? नई दिल्ली में कृषि अनुसंधान। ठीक है, कृषि अनुसंधान कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक, तो आपका ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट था जो हमने बताया। और एक और आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप लोग जानिएगा कि भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कहाँ की गई है? भारतीय, ठीक है, भारतीय पुरातात्विक विभाग, पुरातात्विक विभाग की स्थापना कहाँ की गई है? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कहाँ की गई है? कोलकाता। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको बताए हैं। एंड अपने आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, किस वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी पोटा को लागू किया गया? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसे स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 2000 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2002 में एंड ऑप्शन डी है वो 2003। यानी इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2002। 2000 में ये पोटा अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, और ये इसका जो देखेंगे आतंकवाद निरोधक अधिनियम, इसके माध्यम से ये कहा गया था अगर कोई भी राष्ट्र हित के बारे में कोई अगर किसी तरीके से गलत साजिश करते हुए पकड़ा जाता है या फिर कोई भी आतंकवादी गतिविधि करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे इस अधिनियम के द्वारा उसे कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको बता दें। अब 1995 की अगर हम बात करें, 1995 में इसके पहले टाडा था। क्या था? टाडा। ठीक है, 1995 में इसके पहले पोटा से पहले टाडा था। ठीक, तो इसमें कुछ संशोधन करके, टाडा में कुछ संशोधन करके और 2002 में ही टाडा के स्थान पर पोटा लाया गया था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कब ये पूछे कि जो टाडा अधिनियम था वो कब लाया गया था? 1995 में। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि टाडा के स्थान पर किस आतंकवादी निरोध अधिनियम को लाया गया, तो वो क्या था? पोटा था। कब लाया? 2002 में। तो दोनों आपको फैक्ट क्लियर हो गया। 1995 में टाडा एंड पोटा कब लाया गया था? 2002 में। किसके स्थान पर? टाडा के स्थान पर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची एंड ऑप्शन डी है चौथी अनुसूची। तो इसका जो सही जवाब है आपका हो जाएगा 10वीं अनुसूची में ही दल बदल कानून को अपनाया गया। ठीक है, ये दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून के जरिए इसमें ऐसे जो हमारे नेता थे किसी भी पार्टी के, उनको ऊपर लगाम लगाने के लिए कि आप अगर मान लीजिए किसी पार्टी को छोड़कर तत्काल किसी पार्टी में जाते हैं तो आपकी जो सदस्यता है वो बर्खास्त कर दी जाएगी। और इसके अंतर्गत में कई सारे नियम बनाए गए। ठीक है, तो ये कब लाया गया था? 10वीं अनुसूची में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जो दिया है 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? ठीक है, 2011 के अनुसार भारत में जो जनसंख्या का घनत्व है वो कितना है? तो हम ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी है 382। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, अवमूल्यन मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी आयात को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी आयात को कम करने के लिए एंड ऑप्शन डी निर्यात तथा आयात दोनों को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए निर्यात को बढ़ाने के लिए।
ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। 9 में पूछ रहे हैं रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्टार बनाइएगा। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है आपका एनीमिया, ऑप्शन बी है पॉलीसाइथीमिया, ऑप्शन सी है ल्यूकेपीनिया एंड ऑप्शन डी है ल्यूकेमिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रुधिर कैंसर को दूसरे नाम से हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर हम ल्यूकेमिया की बात करें क्या होता है ल्यूकेमिया, जैसे मान लीजिए अब हमारा WBC होता है, ब्लड में पाया जाता है, WBC में अगर कमी आ जाती है, ठीक, हमारे ब्लड में WBC होता है यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, तो इसकी अगर कमी आती है ब्लड में तो ल्यूकीमिया हो जाता है, जिसे दूसरी भाषा में हम कहते हैं रुधिर यानी ब्लड कैंसर। क्लियर हो गया। अगर हम ल्यूकेपीनिया की बात करें तो ल्यूकेपीनिया में भी जैसे मान लीजिए ल्यूकीमिया में WBC की कमी आती है, तो उसी तरीके से ल्यूकेपीनिया में WBC की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जब ल्यूकेपीनिया यानी जब WBC की वृद्धि हमारे ब्लड में हो जाती है तो उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अगर हमारे ब्लड में WBC की कमी हो जाती है उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन को देखें, ऑप्शन बी को चेक करें, तो ऑप्शन बी में लिखा है पॉलीसाइथीमिया। ये क्या होता है? अगर हमारे ब्लड में RBC, ठीक है, अगर RBC में वृद्धि हो जाए, ठीक, अगर RBC में वृद्धि हो जाती है तो उसे कहते हैं पाइलिसिथीमिया। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर RBC में जब वृद्धि होती है ब्लड में तो हमारा जो ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, और गाढ़ा होने के कारण उसका पूरी तरीके से जो वेन्स होती हैं वो ट्रांसफर नहीं हो पाता, यानी जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो प्रभावी हो जाता है, और कहीं ना कहीं जैसे प्रभावी होने के कारण जो नसें यानी जो वेन्स हमारी फट जाती हैं, जिससे जो हार्ट अटैक होने का खतरा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है पॉलीसाइथीमिया में RBC में वृद्धि। RBC वृद्धि का मतलब जो ब्लड होता है वो गाढ़ा होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण ब्लड आसानी से हमारी कोशिकाओं तक पहुंच नहीं पाता, उसमें हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाता है, और जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावना पूरी तरीके से हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन देखिएगा, एनीमिया के बारे में पूछा हुआ है। एनीमिया क्या है? हम आपको कई बार अगले जो पहले जो वीडियो बन चुके हैं उसमें हमने एनीमिया के बारे में बताया हुआ है कि जैसे देखिए एनीमिया अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे ब्लड में एक तत्व होता है लोहा यानी आयरन। अगर हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है तो उसके कारण भी एनीमिया रोग होता है, और उसके साथ साथ अगर RBC की भी कमी हो जाए, ठीक है, अगर RBC की भी कमी हो जाए तब भी एनीमिया रोग होता है। मतलब ये है एनीमिया का हम सीधा सा मतलब समझे तो ब्लड की कमी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? इल्बर्ट बिल के बारे में पूछ रहे हैं कि किसके कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन एंड ऑप्शन डी है आपका लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के टाइम पे इल्बर्ट बिल को पास किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक ठीक है, क्वेश्चन 11 क्या कह रहे हैं? तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1565 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1575 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1585 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी है आपका 1570 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1565 ईस्वी में। ये जो तालीकोटा की लड़ाई है, तालीकोटा की लड़ाई के बाद जो आपका विजयनगर साम्राज्य था वो कोलैप्स हो गया था। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य था वो कोलैप्स हो गया था। ये जो लड़ाई होती है 1565 के में। ठीक है, 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य कोलैप्स हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है डोल ड्रीम, ठीक, कटिबंध कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए भूमध्य रेखा के निकट, ऑप्शन बी ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट, एंड ऑप्शन सी कर्क रेखा के निकट, एंड ऑप्शन डी है आपका मकर रेखा पर। तो इसका सही आंसर है आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट। जैसे डोलड्रीम क्या होता है दोस्तों, अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए कि हम ग्लोब बनाते हैं, ये बीचों बीच की जो आपको रेखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा है ये बीचों बीच की, और ये आप जब आप नॉर्थ की ओर जाएंगे तो ये आपकी जो है नॉर्थ की ओर बढ़ते जाएंगे, आपका ये कर्क रेखा है। ठीक है, और आप जब साउथ की ओर आएंगे ये आपकी मकर रेखा है। ठीक है, साउथ को आपको जाएंगे ये आपका मकर रेखा, ये आपकी कर्क रेखा। अब ये जो पैरल रेखा खींची जाती है इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, जो पैरल रेखा खींची जाती है इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे हम यहाँ से अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपकी कर्क रेखा मानी जाती है, फिर आप यहाँ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आप आते हैं साउथ की ओर तो आपकी मकर रेखा कही जाती है। ठीक है, अगर हम डोलड्रीम की बात करें तो ये जो आपका सेंटर में जो आपका इक्वेटर यानी जो आपका भूमध्य रेखा दिखाई दे रहा है, भूमध्य रेखा के आपके उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश पे ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। ठीक, और टेम्परेचर बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पे जो है शांत पेटी का निर्माण होता है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत अधिक होने के कारण शांत पेटी का निर्माण होता है, और इन्हीं शांत पेटी को ही हम डोलड्रीम के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया आप लोगों का, डोलड्रीम कहाँ होते हैं, भूमध्य रेखा के निकट। ये कहाँ बनते हैं, भूमध्य रेखा के नॉर्थ और साउथ साइड का ये जो एरिया होता है इसमें शांत पेटी का निर्माण होता है। शांत पेटी कैसे बनता है, इस एरिया में सूर्य की जो किरणें हैं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, और सीधी पड़ने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, और इस टेम्परेचर बहुत अधिक होने का जो क्रिया होता है इसे हम शांत पेटी कहते हैं, और इसी शांत पेटी को हम डोलड्रीम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एल नीनो क्या है। ठीक है, आपको आंसर दिख रहा है, एल नीनो क्या है। ऑप्शन ए है महासागरीय धारा, ऑप्शन बी एक पक्षी, ऑप्शन सी एक पनडुब्बी, एंड ऑप्शन डी है एक मिसाइल। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए महासागरीय धारा। एल नीनो आपकी ये गर्म जल धारा है। ठीक है, एल नीनो आपकी गर्म जल धारा है, ये प्रशांत महासागर में प्रशांत महासागर में एल नीनो उत्पन्न होती है, और एक प्रकार की ये गर्म जल धारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन जो क्वेश्चन है 14 क्या कह रहा है, 14 देखते हैं। सफेद सोना किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी पारा, एंड ऑप्शन डी नाइक्रोम। तो जो इसका सही आंसर है हो जाएगा आपका प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम को सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है आपका पारा। ठीक है, अगर हम टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन को हम डब्लू से, ठीक है, इसको लिखते हैं, और तो टंगस्टन का जो आपको बता दें जो गलनांक होता है 3600 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है, और टंगस्टन सबसे कठोर धातुओं में से एक माना जाता है। ठीक है, टंगस्टन को सबसे कठोर धातुओं में से एक माना जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 15। ठीक, 15 कह रहा है कौन सा अभ्यारण्य असम में स्थित है। तो आपको ऑप्शन अगर हम बता दें, ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए है दुधवा, ऑप्शन बी है असम मानस, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी सुंदरवन, एंड ऑप्शन डी कान्हा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मानस, ये असम में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, एंड ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट, एंड ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट। अगर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम हो गया, अगर इसके सूत्र की हम बात करें तो CaSO4 ½ H2O होता है। ठीक, कई बार एग्जाम में इसका फार्मूला पूछ लेता है कि
प्लास्टर ऑफ पेरिस का एग्जाम्पल वो क्या कहते हैं, सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, अगर हम जिप्सम की बात करें, ठीक है, जिप्सम की बात करें, इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 जिप्सम की बात करें अगर हम, तो इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O, ये आपका जिप्सम है। ठीक है, जिप्सम CaSO4 2H2O, ये भी आपका कैल्शियम सल्फेट ही होता है जिप्सम। लेकिन अगर हम जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर तुलना हम करें, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपका पूरा हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, लेकिन हम केवल जिप्सम की बात करेंगे, इसका रासायनिक नाम दोस्तों तो हो जाता है कैल्शियम सल्फेट। क्लियर हुआ, इन दोनों में इतना ही अंतर, बस हेमीहाइड्रेट का ही अंतर है। अगर हम हेमीहाइड्रेट इसमें लगा देंगे कैल्शियम सल्फेट में, तो हमारा बन जाएगा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन अगर हम इसमें से हेमीहाइड्रेट को काट देंगे, निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अगर हम अपना आगे अगर हम देखें अपना अगले क्वेश्चन को, हमारा क्वेश्चन नंबर है 17, क्या है, निम्नलिखित संशोधन में से किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए 7वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन एंड ऑप्शन डी 74वां संशोधन। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संशोधन। 42वें संशोधन को लघु संविधान के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है। आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पे गलत पूछ रहा है। हम ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अम्ल जो होता है वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल आपका ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हम अपने ऑप्शन बी को चेक करते हैं, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये आपका जो बी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। इसमें अपघटन क्रिया जब नहीं होता, जब ये लवण में वृद्धि करते हैं तो अम्ल क्षार से मिल करके। ठीक है, तो आपका बी यहीं पर आंसर आपको मिल गया, यानी आपका आंसर इसमें जो ऑप्शन ए है ये ऑप्शन सही है, बी गलत है। हम सी और डी को भी चेक करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा कराने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा जो अम्ल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑप्शन सी पर हम आते हैं, अम्ल सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी, क्योंकि जो अम्ल होते हैं धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन को देखते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं। तो आपका बिल्कुल डी भी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, यानी जो इसमें आपका बी आप देख रहे हैं ये इसमें गलत हो जाएगा और आपके इसमें गलत ही पूछा हुआ है। ठीक है, हम अम्ल के लिए थोड़ा सा हम और अगर बात करें तो अम्ल जो होते हैं वो आपके स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल आपके स्वाद में खट्टे होते हैं और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको देखिएगा लोग, अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। और ये जो लिटमस पेपर होता है, ये लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देते हैं। ठीक है, नीले से लाल कर देते हैं। तो आपको 3 फैक्ट यहाँ से निकल करके आए, जो अम्ल होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर हम और बात करें तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम
अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। और आप लोग इसके पहले जो हमारी वीडियो हैं देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और यहाँ पे जो आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है आप सब्सक्राइब जरूर करिए। और उसके साथ साथ आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, जिससे हमारी जो वीडियो है आपको टाइम टू टाइम समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।